हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 28, द गर्ल इन रूम 105। चलिए सुनते हैं कहानी। हमें चंदन एंट्रेंस पर ही मिल गया। हम दोनों को पहुंचने में देर हो गई थी और हमारी पहली क्लास का आधा समय जा चुका था। तो आज क्या हो गया था, निमोनिया? उसने कहा। नहीं सर, मैंने कहा। आज तो अलार्म ही नहीं बजा और हम सोते रह गए। और जो स्टूडेंट्स क्लास में वेट कर रहे हैं उनका क्या? सॉरी सर, हम एक रेमेडियल सेशन कर लेंगे, सौरभ ने कहा। चंदन ने हमें ऐसे देखा जैसे कि वो बस फटने ही वाला है। हम भी एक मर्डर कर दें क्या? सौरभ ने कहा। हम चंदन को पीछे छोड़ आगे चले आए थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि गुटका पहले यह काम कर दे, मैंने कहा। क्लासेस के बाद हम दोनों खाली स्टाफ रूम में कुछ समय के लिए मिले। भाई, हमें जो भी फैज के घर से मिला है उसे राणा को जल्दी से जल्दी दे देते हैं और ये सब चीजें घर पर रखना ठीक नहीं है, सौरभ ने कहा। हम आज शाम को जाकर दे आएंगे। मेरा फोन बजा। मैंने आसपास देखा कि कहीं चंदन तो नहीं है। ओ नो, ये देखो। मेरे फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, कैप्टन फैज कॉलिंग। हो गया कबाड़ा, सौरभ ने कहा। मेरे हाथ कांपने लगे। अब क्या करें? कहीं इसको पता तो नहीं लग गया कि हम इसके घर में घुस गए थे, सौरभ ने कहा। मुझे क्या पता। फोन उठा लो और नॉर्मल ढंग से ही बात करना, सौरभ ने कहा। गुड आफ्टरनून कैप्टन फैज, मैंने फोन उठाते हुए कहा। सौरभ कान को पास मिलाकर हमारी बातें सुनने लगा। गुड आफ्टरनून केशव, क्या चल रहा है? दिल्ली में अच्छा लग रहा है या नहीं? फैज ने खुशगवार आवाज में कहा। बिल्कुल ठीक सर, मैं अभी काम कर रहा था। दिल्ली में बहुत गर्मी है और मुझे श्रीनगर की याद आ रही है। ओह, तब तो तुम बिजी होगे। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने इसलिए फोन लगाया क्योंकि मुझे कुछ याद आया था। क्या सर? क्या? मैंने एक बार जारा को बहुत स्पेशल कश्मीरी इयररिंग्स दी थी। सौरभ और मैं हैरत से एक दूसरे की ओर देखते रहे। ओह, स्पेशल यानी? मैंने कहा। वो ट्रेडिशनल कश्मीरी इयररिंग्स थी, बहुत महंगी। सारा ने कहा था कि वो उनका पैसा चुका देगी। तो क्या उसने पैसा दिया? मैंने उससे कहा था कि पीएचडी पूरी करके काम शुरू कर दो तो रुपए दे देना। हालांकि उसने मुझे 50,000 रुपए दिए थे। ओह, मैंने कहा। हाँ, उसे बहुत शौक था किसी उम्दा कश्मीरी ज्वेलर से ट्रेडिशनल इयररिंग्स लेकर पहनने का। मैंने इसी में उसकी जरा सी मदद की थी। श्योर, मुझे कॉल करके यह बताने के लिए शुक्रिया। इसमें कोई खास बात नहीं है, फिर भी थैंक्स। कूल। एनीवे, टच में रहना और अपने दोस्त सौरभ को भी मेरी तरफ से हाय बोलना। श्योर। बाय देन। जय हिंद। फोन कट गया। मैंने सौरभ की ओर देखा। उसने कहा, देखा कितना चालाक है ये। शायद उसने सोचा होगा कि हम तहकीकात करने आए हैं और इयररिंग्स तक पहुंच सकते हैं। हाँ, इसलिए बेहतर है कि पहले ही सफाई दे दो। हम कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। तुम्हें क्या लगता है, यह राणा को खरीद सकता है? सौरभ ने कहा। क्या? अगर हम राणा को सारे सबूत दे दें, उधर से फैज फोन लगाए और उसे बहुत सारे सोने के बिस्किट देने का वादा करे और राणा मान जाए तो तुम्हें लगता है कि राणा बिकाऊ है? सौरभ ने मेरी ओर इस तरह देखा जैसे कि मैंने पूछ लिया हो कि क्या पेट्रोल भी आग पकड़ता है। फाइन, मैंने कहा। तभी राणा के पास नहीं जाते हैं। हम चांस नहीं ले सकते, सौरभ ने कहा। मैं स्टाफ रूम में टहलते हुए सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। हमें फैज को दिल्ली में ही पकड़ना होगा, सबके सामने, जहां पर वो किसी को पैसा खिलाने या बच निकलने की हालत में ना रहे। मैंने कहा। कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? घर जाकर बात करते हैं, मैंने कहा और समय देखा। अभी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाना है। ठीक है। बाय द वे भाई,
सौरभ ने कहा और चुप हो गया। क्या? ये केवल एक आइडिया है, इसलिए खुले दिमाग से सुनना। अगर हम सोने का एक बिस्किट बेचकर उससे अपने घर के लिए एक नया एयर कंडीशनर खरीद लें तो? सफदर गहरी सोच में डूबे थे और अपनी दाढ़ी सहला रहे थे। सौरभ और मैं उनके साथ उनके आलीशान ड्राइंग रूम में बैठे थे। हमने उन्हें अभी अभी श्रीनगर में हुई घटनाओं के बारे में बताया था। सिकंदर मर चुका है। सिकंदर मर चुका है? क्या सच? हाँ। सफदर ने दुआ में हाथ फैला दिए। या अल्लाह, फरजाना और मैं, हम दोनों के बच्चे एक साथ ही इस दुनिया से रुखसत हुए। सौरभ और मैं चुप रहे। वो लड़का कभी भी नेक रास्ते पर नहीं चला। मैं जारा को बार बार यही बताता था। फरजाना कैसी है? पता नहीं, लेकिन वे अभी श्रीनगर में ही हैं। सिकंदर भले ही दहशतगर्द निकला हो, लेकिन इससे फरजाना का दर्द कम तो नहीं हो जाता। जी। तो सिकंदर का जारा की मौत से कोई सरोकार नहीं था? सफदर ने कहा। नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें फैज का हाथ है, मैंने कहा। सफदर ने अपना सिर हिलाया। कैप्टन फैज? फैज का बाप अब्दुल खान और मैं एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं। वो लोग हमारे करीबी दोस्त हैं। इसीलिए तो वह जारा के इतने करीब आ गया। लेकिन बाद में जब जारा को महसूस हुआ कि वो भूल कर रही है, तो फैज इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन फैज शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं जिन्हें मैं अपने नाती पोतों की तरह प्यार करता हूँ। हम सबूतों की तलाश में उसके दिल्ली वाले घर में घुसे थे, सौरभ ने कहा। वहां से हमें जारा और फैज की तस्वीरें एक हाउस बोट पर मिली। प्रेगनेंसी किट्स भी एक ही दुकान से खरीदी गई थी। बहुत हुआ, सफदर ने दहाड़ते हुए कहा। वो उठ खड़े हुए और कमरे में चक्कर लगाने लगे। वो कातिल? मैंने उसके साथ अपने बेटे की तरह बर्ताव किया। हम उसकी शादी में भी शरीक हुए थे। वो मेरी नन्ही बिटिया को कैसे छू सकता है? हमें नहीं पता था कि इस पर क्या कहें। वो फौजी होने के बावजूद ऐसा कर रहा था। फिर उसमें और दूसरे दहशतगर्दों में क्या फर्क रहा? हम उसे सजा दिलवाएंगे अंकल, सौरभ ने कहा। क्या? क्या इससे मेरी बेटी लौट आएगी? आंसू की एक बूंद उनके गालों पर ढक गई। वो हमारे पास आकर बैठ गए और अपने सिर को हाथों से ढक लिया। नहीं अंकल, जारा तो अब लौट कर नहीं आएगी, लेकिन अगर हम उसके कातिल को सजा दिला पाए तो इससे उसकी रूह को शांति जरूर मिलेगी। लेकिन अभी तो वो एक आला अफसर की तरह खुला घूम रहा है। तुम लोग इसमें मेरी क्या मदद चाहते हो? अपने घर पर दुआ का एक कार्यक्रम रखिए और जारा के करीबी सभी लोगों को बुलाइए। लेकिन दुआ की मजलिस ही क्यों? अगर हमने राणा को अभी सबूत दे दिए तो हमें डर है कि वो उन्हें बेच देगा। हम फैज को सबके सामने पकड़ना चाहते हैं और उसके बाद ही हम पुलिस को खबर करेंगे, सौरभ ने कहा। ये कैसे होगा? दुआ वाले कार्यक्रम के बाद कुछ लोगों को डिनर के लिए रोक लीजिए और कुछ ऐसा कीजिए कि फैज और हम एक ही कमरे में हो, मैंने कहा। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम डिनर पर ही उसका सामना करेंगे, सौरभ ने कहा। और उसके बाद पुलिस आएगी और उसे जेल की चक्की पिसवाने अपने साथ ले जाएगी, मैंने कहा। डर रहे हो? सौरभ ने अपने फोन से नजरें उठाते हुए कहा। हम दोनों अपने बेड पर बैठे थे। मैं अपने लैपटॉप पर एक प्रोबेबिलिटी टेस्ट पेपर टाइप कर रहा था, जिसका मुझे अगले हफ्ते क्लास में इस्तेमाल करना था। मैंने लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। नहीं, डर तो नहीं, हाँ थोड़ी बेचैनी जरूर है। सफदर के घर पर होने वाले कार्यक्रम में अब केवल 5 दिन बचे थे। सफदर ने इसके लिए एक सादा सफेद न्योता भेजा था। मैंने उसे बेड साइड टेबल से उठा लिया। उसे हमारा साथ छोड़े 100 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन हम उसे हर दिन हर घड़ी याद करते हैं। हमारी बेटी जारा लोन की जिंदगी का एक खास हिस्सा होने पर आप सभी को हम दुआ की मजलिस के लिए न्योता देते हैं।
ये कार्यक्रम 238 वेस्टर्न ग्रीन्स हमारे निवास स्थान पर होगा। तारीख है 20 मई 2018, समय शाम 5 बजे। मुंतजिर जैनब और सफदर लोन। ऐसी कोई दुआ कभी होती भी है क्या? फैज इसे मानकर यहाँ आएगा? मैंने कहा। मातम के कोई नियम नहीं होते। मरहूम के माँ बाप यह दुआ करवा रहे हैं तो सभी इसको ठीक ही मानेंगे, सौरभ ने कहा और अपने फोन में व्यस्त हो गया। वो एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसका टाइटल था बेहतर मैच हासिल करने के लिए टिंडर को कैसे हैक करें। तो सच में लगता है तुम टिंडर की मैचिंग एल्गोरिदम को हैक कर सकते हो? और अगर मैंने कर दिया तो सोचो, हर लड़की फिर वो चाहे लेफ्ट स्वाइप करे या राइट मेरे साथ मैच करेगी। और जब वो तुम्हारी तस्वीरें देखेंगी तो क्या वो समझ नहीं जाएंगी कि उन्होंने तो इसे लेफ्ट स्वाइप कर दिया था? वो मेरे बारे में एक बार फिर से विचार भी तो कर सकती है। आपको ग्राहक को दुकान में ले जाकर चीजें दिखानी होती हैं, कौन जाने वो खरीद ही ले। तुम कोई चीज हो क्या? मैंने कहा और हंसने लगा। जब मेरे पास एक हॉट बेब होगी तब तुम हंसना, ओके? अरे मैं तो बस यूं ही छेड़ रहा था, मैंने उसके गाल खींचते हुए कहा। किसी भी लड़की को तुमसे अच्छी चीज क्या मिल सकती है? हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। मैं भी जानता हूँ मुझे कोई लड़की नहीं मिलने वाली, टिंडर पर या कहीं भी। क्या बकवास है। थैंक गॉड कि इंडिया में अरेंज्ड मैरिज होती हैं। अगर टिंडर नहीं तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कोई ढूंढ लेंगे। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कई सदियों से लेफ्ट और राइट स्वाइप का काम कर रहे हैं। मैं हंस दिया। एनीवे, तुमने मिस्टर रिची रिच की खबर सुनी? तुमने से फोन लगाया था या नहीं? सौरभ रघु की बात कर रहा था। मैंने अपने फेसबुक फीड में यह न्यूज देखी थी कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म ने रघु की कंपनी में निवेश किया है। उन्होंने रघु की कंपनी की कीमत $300 मिलियन आंकी थी। फक मी, मैंने कहा। हाँ, 1000 करोड़। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह हमारी ही उम्र का है, 27 साल। हम एक ही कॉलेज, एक ही बैच से पढ़े थे और मैंने और उसने तो एक ही लड़की को डेट भी किया। लेकिन आज उसके पास इतना पैसा है और मेरे पास कुछ भी नहीं। क्या इससे भी बड़ा लूजर कोई हो सकता है? भाई, अगर वो इन 1000 करोड़ रुपयों का 10% ब्याज पर इन्वेस्ट कर दे तो वो हर साल सैकड़ों रुपए कमाएगा। शुक्रिया सौरभ, ये सुनकर अच्छा लगा। और उन सैकड़ों करोड़ के ब्याज को भी इन्वेस्ट किया जा सकता है जो और दसियों करोड़ कमा कर देंगे। और उन दसियों करोड़ों को भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, सौरभ ने कहा। अभी तुम ये बंद करोगे? भाई, वो जो कमाता है वो तो रहने ही दो। हम तो उसकी कमाई के ब्याज से भी कम कमा रहे हैं। शुक्रिया गोलू, तुम्हारी बातों से मुझको बहुत राहत मिल रही है। तुम उसको फोन करोगे? तुमने कहा था कि तुम उसको फैज के बारे में बताओगे। क्या मुझे क्या मुझको उसकी कंपनी की लेटेस्ट वैल्यूएशन पर उसे बधाई भी देनी होगी? वो सब रहने दो। तुम तो उसको फोन करके बताओ कि इस कार्यक्रम में आना जरूरी है। मैंने अपना फोन निकाल लिया। हाँ, लेकिन मैं उसको ये सब कैसे बताऊंगा कि उसकी मंगेतर का अफेयर था और इस चक्कर में वो प्रेग्नेंट हो गई थी और यही सब। मैं तो सोचता था कि तुम रघु से बदला लेना चाहते हो। उसने तुमसे जारा को ले लिया था। अब तुम उसको यह खुशखबरी सुना दो कि जारा तो उसकी भी नहीं थी। मैंने सिर हिला दिया। ये अच्छा नहीं लगता। अब मेरे दिल में उसको चोट पहुंचाने की इच्छा भी नहीं रह गई है। अच्छा, तो ऐसा करो कि उसको डिटेल में कुछ मत बताओ। बस इतना ही कहो कि हमने कातिल को खोज निकाला है। उसे कहो कि वह कार्यक्रम में आ जाए, वहीं पर हम उसको बाकी की बातें बताएंगे। लेकिन वो पूछेगा कि कातिल कौन है तो उसको बता देना कि वो फैज है। अभी तुम उसको कॉल करोगे या मैं करूं? सौरभ ने मेरा फोन छीनने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ दूर कर लिया। मैंने फोन को स्पीकर मोड पर किया और रघु को कॉल लगाया। हे केशव, बहुत दिनों बाद याद आई, रघु ने कहा। हाय रघु, तुम इंडिया में हो क्या? हाँ, मैं अपने ऑफिस में। क्या बात है? मैंने समय देखा। रात के 10:30 बज रहे थे। इतनी देर तक काम कर रहे हो?
करना ही पड़ेगा। मुझे एक नए इन्वेस्टर मिले हैं, हम लोग कुछ ग्रुप्स को मर्ज कर रहे हैं, तो इस महीने कुछ ज्यादा ही काम है। क्या मुझे उसे अभी मुबारकबाद देनी चाहिए, मैंने सोचा। फिर मैंने तय किया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल काम की बात करनी है। तो हम लोग एक दूसरे कार्यक्रम में ही मिलेंगे। मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सभी नए इन्वेस्टर्स मेरे सिर पर बैठे हुए हैं। ओ वेट, क्या उसके डैड ने तुमको भी इनवाइट किया है? रघु ने अचरज भरी आवाज में कहा। जाहिर भी था, सफदर मुझसे नफरत करते थे, मैं इस कार्यक्रम में कैसे शरीक हो सकता था। हाँ, वास्तव में यह सब एक प्लान का हिस्सा है रघु। हमने इस मामले की गुत्थी सुलझा ली है। सच में? हाँ, हमने कातिल को खोज निकाला है। कैसे? मेरा मतलब है, कौन है वो? तुम कैप्टन फैज को जानते हो? हाँ, वो आर्मी अफसर ना, सॉलिड बंदा, जारा का फैमिली फ्रेंड। तो क्या कातिल को ढूंढने में उसने तुम्हारी मदद की? नहीं रघु, यह कैप्टन फैज ने ही किया है, वही कातिल है। क्या? उसने कहा और उसकी आवाज खामोश हो गई। रघु, मैंने कहा। मुझे लगा कि लाइन कट हो गई। मैं यहीं पर हूँ, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। तुम श्योर हो? फैज? हाँ। कैसे? वो जारा को पसंद करता था। क्या? उनका अफेयर था। तुम क्या कह रहे हो? वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं। हाँ, इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हुए। मैं अच्छे से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था और इन्वॉल्व जैसा सॉफ्ट शब्द उपयोग में ला रहा था। लेकिन मेरा मानना है कि रघु की जगह कोई भी होता तो उसके दिमाग में यही गूंजता कि कोई और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ था। रघु, आर यू देयर? तुम्हारे पास सबूत हैं? पुख्ता सबूत। फकिंग बास्टर्ड। शायद कोई पुच्छल तारा उसी समय धरती के समीप से गुजरा होगा, क्योंकि यह पहली बार था जब मैंने रघु को कोई गाली देते सुना हो। लेकिन स्टूपिड, पुलिस के पास मत जाना। मैंने भी कुछ दिन पहले राणा को फोन लगाया था। फोन लगाया था? हाँ, इस मामले के बारे में जानने के लिए। मैं जब तक उसे फोन लगाता रहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वॉचमैन थ्योरी से ही खुश है और लक्ष्मण को जेल में रखने के लिए तैयार है। हाँ, क्योंकि उसके लिए यही फायदेमंद है। राणा सब गड़बड़ कर देगा और फैज आर्मी में होने के कारण बच निकलेगा। मैंने भी ठीक यही सोचा था, इसीलिए हम वो कार्यक्रम करवा रहे हैं। मुझे देखकर अच्छा लगा था कि रघु जैसा स्मार्ट आदमी भी उसी लाइन पर सोच रहा था जिस पर मैं सोच चुका था। क्या फैज को जरा भी आइडिया है कि तुम उसका राज जान चुके हो? नहीं। गुड, अब तो मैं जरूर आऊंगा वहां। 20 को है ना? हाँ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मैंने हाँ कहा और एक गहरी सांस ली। फिर कहा, अच्छा सुनो रघु। क्या? कांग्रेट्स, मैंने नए इन्वेस्टर्स और लेटेस्ट वैल्यूएशन वाली न्यूज़ पढ़ी थी। ओहो, शुक्रिया। एनीवे, तो 5 दिन बाद मुलाकात होती है। श्योर केसव। हाँ, शुक्रिया। वेलकम रघु। मुझे पता नहीं मैं तुम्हारा यह कर्ज कैसे चुका पाऊंगा, और आई होप वो उसको फांसी पर लटका दे या उम्र कैद की सजा दे। हाँ, उसके साथ यही होगा, मैंने कहा। मैं उसको हर मिनट मिस करता हूँ, रघु ने कहा। ओके, अब ये सब सुनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मैं उसे कहना चाहता था, लेकिन कहा नहीं। मैंने जारा से कहा था कि इंडिया छोड़ दो, इस सब को यहीं रहने दो। मैं बस, रघु ने कहा और फूट फूट कर रोने लगा। मैं उसके रोने की आवाज सुन रहा था। रघु, मैं समझता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। डैम, अब क्या मुझे भी ये करना था, अपनी एक्स को डेट करने वाले बंदे को दिलासा देना? लेकिन रघु अभी रुका नहीं था। मैं उसे सब कुछ देना चाहता था। ये तमाम अचीवमेंट्स और कांग्रेचुलेशंस, अब इन सब का कोई मतलब नहीं रह गया है। उसके बिना जिंदगी अधूरी है। यदि इस सब का कोई मतलब नहीं रह गया है तो वो हमें अपना पैसा दे सकता है, सौरभ ने मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहा। मैंने सौरभ को एक किक मारकर उसे चुप किया। जब कोई फोन पर रो रहा हो तो मुझे एहतियात से उसे सुनना था।
अब ये सब बेकार है, ये सारा पैसा, इसके कोई मायने नहीं, रघु कह रहा था। मैं सोचने लगा कि अगर रघु को रोने के लिए किसी कंधे की ही दरकार है तो वो उसको कहीं से भी मिल सकता है, इसके लिए मेरी कोई जरूरत नहीं थी। मैं समझ सकता हूँ रघु, मेरे घर पर कोई आया है, हम दिल्ली में मिलकर बात करेंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारा समय लेने के लिए सॉरी। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने फोन काटा और सौरभ पर तकिया दे मारा। साले, ये कोई मजाक करने का समय है? सौरभ हंस पड़ा। तुमने इसको अच्छे से हैंडल किया। ऐसा क्या? हाँ, तुमने उसको सब सच सच बता भी दिया और उसको एहसास भी नहीं होने दिया, सौरभ ने बेड पर लेटते हुए कहा। मैंने अपना फोन और लैपटॉप एक तरफ रख दिया। गोलू, अपने कमरे में जाकर सो। भाई, वहां जाने में आलस आ रहा है। गुड नाइट, सौरभ ने कहा और बेड साइड लैंप बुझा दिया। मैं बेड पर आंखें खोले लेटा रहा। मैं रघु से हुई बातचीत के बारे में सोच रहा था। क्या मैं सच में मैच्योर हो गया था? अब मुझे रघु की कामयाबी से जलन नहीं हो रही थी, ना ही मुझे उसकी मंगेतर के अफेयर की खबर सुनाते समय खुशी हुई थी। मैंने उस समय कोई कटाक्ष नहीं किए। वो इतनी तकलीफ में था कि 1000 करोड़ रुपए भी उसे बेकार लग रहे थे। वो कह रहा था कि जारा के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। मैं छत की ओर देखता रहा और यही सब सोचता रहा। आधे घंटे बाद मैंने बत्ती जला दी। क्या हुआ? सौरभ ने उनीदी आवाज में पूछा। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। सौरभ ने आंखें मलते हुए कहा। तुम किसी ट्रिप पर चलना चाहोगे क्या? जारा वाले कार्यक्रम तक कहीं घूमने चलते हैं, इससे हमें खुद को तनाव से बचाने में मदद मिलेगी। क्या? कहाँ? और क्लासेस का क्या होगा? क्लासेस की ऐसी की तैसी। भाई, अब ट्रैवल नहीं कर सकता। मैं अपने कोर्स शेड्यूल से बहुत पीछे चल रहा हूँ। चंदन मुझे नौकरी से नहीं निकालेगा, वो मेरी जान भी ले लेगा। ठीक है, तो मैं अकेला जा रहा हूँ, मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। फिर कबर्ड खोलकर सूटकेस में कपड़े जमाने लगा। लेकिन कहाँ? मैं बाद में बताऊंगा, तुम अभी सो जाओ और मेरी तरफ से चंदन का ख्याल रखना प्लीज। तो दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आगे की सभी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।